Episode 115 Your lips are butter soft and your cuteness overloaded। कहानी अब तक। वही कुछ ही देर में अंश को हीर की गहरी सांस महसूस हुई तो उसने अपना चेहरा उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा। हीर को इतना सुकून से सोते देख अंश ने प्यार से हीर के फोरहेड को चूम लिया और पलटकर हीर को अपने ऊपर कर लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर वो सारी रात अपने इस नाजुक सी बेबी के ऊपर सोता रहेगा तो सुबह तक उसकी बीवी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वही हीर सुकून से अंश को कस कर पकड़े हुए उसके सीने पर सिर रख के सो रही थी। उसके छोटे से चेहरे को उसके बालों ने कवर किया हुआ था। अंश ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया। अब आगे। इस वजह से हीर नींद में ही मुस्कुराने लगी। इस वक्त हीर के चेहरे की स्माइल इतनी प्यारी थी कि अंश का दिल किया कि वो इन मुस्कुराते होठों को अपने होठों से छू ले। तभी हीर ने कसमसाते हुए अपना चेहरा अंश के सीने पर रैप किया और थोड़ा सा ऊपर आकर अंश के नेक में अपना चेहरा छुपाकर वापस से सो गई। अंश को हीर की सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब ये महसूस होते ही उसने कसकर हीर को अपने बाहों में भर लिया और अपने आंखें बंद कर ली। अंश, जो खुद काफी वक्त से खुद को बेचैन महसूस कर रहा था, अब जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल गया था और वो समझ गया था कि धीरे धीरे ही सही हीर अब उसका सुकून बन गई है, उसके बेचैन दिल की राहत बन गई है। सुबह का वक्त। हीर की नींद जब खुली तो उसने बेड पर बैठकर एक अंगड़ाई ली। तभी उसे याद आया कि कल रात अंश उसके रूम में आया था। उसने हड़बड़ा कर अपने बगल में देखा तो अंश को वहां ना पाकर उसने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। तभी हीर को रियलाइज हुआ कि वो सपना नहीं, हकीकत थी। वो जल्दी से बेड से उतर गई और अपने फुटवेयर पहनते हुए बोली, ये वाकई में रूम में आए थे हीर, पर आप कहाँ है? क्या ये वॉशरूम में होंगे? कहकर हीर ने अंश को वॉशरूम में चेक किया पर वो वहां नहीं था। हीर ने अपना सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, कहीं ये नीचे तो नहीं चले गए? अगर फैमिली में सबको पता चल गया तो मैं सबसे कैसे नजर मिलाऊंगी कि इतने रात को अंश मेरे रूम में क्यों आए थे? इन्हें तो शर्म आती नहीं पर मुझे तो आती है ना। कहकर हीर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई और मन ही मन ये मनाती हुई सीढ़ी उतर रही थी कि अंश को फैमिली में किसी ने भी नहीं देखा हो। हीर जब नीचे आई तो उसका ध्यान सिर्फ अंश की तरफ ही था कि तभी वो अपने दादी से टकरा गई। उसकी दादी पूजा की तैयारी कर रही थी। दादी ने हीर से कहा, हीर, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देख कर नहीं चल सकती क्या? अरे आप शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा संभाल कर चला करो। हीर आसपास अंश को ढूंढते हुए ही दादी से बोली, सॉरी दादी, वो मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था। तभी दादी, जो गौर से हीर के चेहरे को देख रही थी, उन्होंने हीर से कहा, हीर, एक बात बताओ कि तुम्हारे होठों पर क्या हुआ? तुम गिर गई थी क्या? जो तुम्हारे होठ सूजे हुए हैं और इस पर ये निशान कैसे बना हुआ है? हीर ने कंफ्यूज से पूछा, कौन सा निशान दादी? मैं तो कहीं नहीं गिरी, मैं तो अभी सो कर आई हूँ। तभी सुधा जी दादी को फूल पकड़ते हुए बोली, लीजिए माँ जी, आपका पूजा के फूल, मैं बाहर गार्डन से ले आई हूँ। दादी ने सुधा की बात पर ध्यान ना देते हुए हीर से दोबारा कहा, अरे मैं बुढ़ी हो गई हूँ पर मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं हुई है। तुम्हारे होठों पर कोई निशान बना हुआ है। लगता है तुम नींद में बेड से गिर गई होगी। देखो तो सही कितना सूज गई है। दादी की बात सुनकर सुधा की नजर हीर के चेहरे पर गई और हीर के होठों को देखकर वो अपने मुस्कुराहट को दबाते हुए बोली, हीर बेटा, जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद के पराठे बनाया है। आप दादी भले ही ना समझी हो पर सुधा समझ चुकी थी कि क्या हुआ है, इसीलिए दादी का ध्यान भटकने के लिए उन्होंने हीर से ये बात कही,
दरअसल सुधा जब सुबह सुबह बाहर पूजा के फूल लेने के लिए गई थी, तभी उन्होंने अंश को बालकनी के रास्ते से जाते हुए देख लिया था और वो समझ गई थी कि अंश पूरी रात हीर के रूम में ही था। तभी दादी ने दोबारा कहा, अरे सच बता, कहीं नींद में तू बेड से गिर तो नहीं गई? तेरी वैसे भी आदत है नींद में इधर उधर लुढ़कने की। हीर कन्फ्यूजन से कभी दादी की तरफ तो कभी अपने माँ की तरफ देख रही थी। तभी सुधा ने उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सुधा का इशारा समझकर हीर ने दादी से कहा, अरे दादी, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है, बस मैं अभी शावर लेकर आती हूँ, कहकर हीर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो जल्दी से अपने रूम में आई और वॉशरूम में जाकर मिरर में अपने चेहरे को देखा तो उसकी आंखें जैसे बाहर आने को थी। उसके होठों पर बाकी में बाइट का निशान था, जिसे दादी चोट का निशान कह रही थी। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि अंश ने उसके नींद में होने का कितना फायदा उठाया है। अब तो उसकी शक्ल रोने जैसी भी हो गई कि दादी ने उसे ऐसे देख लिया, और ये सोचकर कि उसकी माँ इस निशान को देखकर समझ गई थी। उसे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने रोंदू सी आवाज में मुंह बनाते हुए कहा, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं और मुझे पता कैसे नहीं चलता? क्या मैं इतनी गहरी नींद में थी? सोच कर ही हीर का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। वही दूसरी तरफ अंश, जो कुछ देर पहले ही वहां से निकाला था, वो अपना गाड़ी ड्राइव करते हुए बड़े ही दिलकश स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। रह रहकर उसे सुबह सुबह का वो वक्त याद आ गया जब उसकी नींद खुली थी। फ्लैशबैक, सुबह उसके फोन के अलार्म के साथ ही उसकी नींद खुल गई थी। अंश को सुबह जल्दी जागने की आदत थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी ही कम से कम 2 घंटे जिम करता था। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन की तरफ देखा और फोन का अलार्म बंद कर जैसे ही वो उठने लगा, तभी उसका ध्यान हीर पर गया, जो पूरी तरह से उस पर कब्जा जमाए हुए सो रही थी। हीर का चेहरा अब अंश के चेहरे के बहुत ही ज्यादा करीब था और उसने कसकर अंश को पकड़ा हुआ था। सुबह सुबह हीर का मासूम सा फेस देखकर अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ पल तक तो वो हीर के इस क्यूटनेस में खो ही गया। इस वक्त अंश को हीर इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि उसका मन हुआ कि वो जोर से हीर को अपने बाहों में भर ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो हीर, जो कि सुकून से सो रही थी, उसकी नींद खुल जाती। और वैसे तो अंश कौन सा परवाह करने वाला था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो नहीं चाहता था कि हीर की इस सुकून भरी नींद टूटे। लेकिन तभी उसकी नजर हीर के सॉफ्ट होठों पर गई, जिन्हें देखकर अंश का दिल भी बहकने लगा। आखिर ये सॉफ्ट होठ अंश के लिए किसी तलफ की तरह थे, जिन्हें देखकर ही अंश का दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसने धीरे से हीर को साइड में पलटा और खुद उसके ऊपर आकर अपने उंगलियों से उसके होठों को छूने लगा। अंश के ऐसे करने से हीर नींद में ही क्यूट सा पाउट बनाने लगी। हीर की यह हरकत देख अंश मुस्कुरा बिना ना रह सका। उसने धीरे से अपने मैग्नेटिक वॉइस में कहा, सो स्वीट, योर लिप्स आर बटर सॉफ्ट एंड योर क्यूटनेस ओवरलोडेड। अंश अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया और उसने अपने बीबी के सॉफ्ट होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया और अब उन्हें बहुत ही प्यार से स्मूक करने लगा। हीर के होठ अंश को इतने ज्यादा सॉफ्ट और मखमली लगते थे कि धीरे धीरे उसकी ये सॉफ्ट किस बॉइल्ड किस में बदलने लगी। हीर के मखमली होठों को टच करते ही अंश का मन तो उन्हें खा जाने का कर रहा था। वही हीर नींद में ही बार बार अपने चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी। तो अंश ने अपने एक हाथ से हीर के चेहरे को पकड़ लिया और दूसरे हाथों से हीर के बालों को बहुत ही सॉफ्टली सहलाने लगा, ताकि हीर की नींद ना टूटे। और बाकी में अंश के ऐसे करने से हीर ने हिलना बंद कर दिया। अंश हीर के होठों को हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। हीर के होठ इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि अंश ने हल्के से बाइट करने पर भी उन पर निशान बन जाता था। अंश का तो मन कर रहा था कि वो उन्हें जोर से बाइट करे,
पर हीर की नींद के चक्कर में फिलहाल के लिए उसने अपने इस विचार को छोड़ ही दिया। कुछ देर बाद जब हीर को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अंश को ना चाहते हुए भी उससे थोड़ा दूर होना पड़ा। उसकी नजर हीर के होठों पर गई, जो हल्की स्वाइलिंग और सुर्ख होने के साथ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अंश का मन तो अब भी हीर से दूर होने का था ही नहीं, पर वो इतना तो समझ गया था कि अभी वो हीर से दूर नहीं हुआ तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही वो हीर के ऊपर से उठने लगा, तभी हीर ने नींद में ही उसके शर्ट को पकड़ लिया था और धीरे से बोली, अंश प्लीज मत जाइए ना, मेरे पास रहिए। अंश इतना तो जानता था कि अगर हीर नींद में नहीं होती तो शायद ही ये बात कहती, पर हीर की बात सुनकर उसे तो अपना दिल और भी तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। हीर की बात सुनकर अंश ने स्माइल करते हुए हीर के फोरहेड को चूमा और उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहा, अगर मैं अभी नहीं गया ना तो फिर तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। कहते हुए अंश ने हीर के नेक को किस किया और झटके से उसके ऊपर से उठ गया। हीर नींद में ही बेड पर हाथ फैलाते हुए जैसे किसी को ढूंढ रही थी। अंश ने एक पिलो हीर के पास ही रख दिया और वो उसे पकड़े हुए एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। शायद अब अंश की जगह उस पिलो ने ले ली थी। अंश का दिल हीर को ऐसे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर अब दिन धीरे धीरे निकलने लगा था। उसे तो इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर हीर की फैमिली को पता चल जाता कि अंश पूरी रात हीर के रूम में था तो वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो हीर के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो बालकनी के रास्ते से ही रूम से बाहर निकल गया। फ्लैशबैक एंड। हीर के ख्यालों में खोए हुए ही अंश खुराना मेंशन पहुंच चुका था। आज उसके फेस की स्माइल जैसे जा ही नहीं रही थी। वो अपने उंगलियों में गाड़ी की चाबी को घुमाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था, तभी सावित्री जी, जो अभी मंदिर से ही आई थी, उन्होंने अंश को आज इतनी सुबह सुबह बाहर से आते हुए देखा तो उसे रोकते हुए पूछा, अंश तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? सावित्री की आवाज सुनकर अंश के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और उसने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। अंश ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मॉम मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तो सावित्री जी उसके पास आई और हैरानी से बोली, गाड़ी में मॉर्निंग वॉक पर? अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम कितने सवाल पूछते हैं आप प्लीज अब डैड की तरफ तो बिल्कुल मत बोलिए। कहकर अंश ने अपनी माँ के गले में अपने बाहें डाली और उनके गाल पर किस करते हुए कहा, ब्रेकफास्ट पर मिलता हूँ आपसे। कहकर अंश वापस सीढ़ियों चढ़ते हुए ऊपर चला गया। सावित्री ने उसे जाते हुए देखा और खुद से ही कहा, ये आज कुछ बदल बदल सा नहीं लग रहा है। फिर तभी कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब हीर के इसके जिंदगी में आने की वजह से हो रहा है। चलो जो भी है अच्छा है, मेरा सभी बच्चा अपने लाइफ में खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। तभी राजवीर जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, खुद से ही क्या बातें कर रही हो सावित्री? सावित्री ने पलटकर राजवीर जी की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए उनके पास आई और फिर प्रसाद उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले ये प्रसाद खाइए। राजवीर जी ने दोनों हाथ सावित्री की तरफ बढ़ाई तो सावित्री ने उनके हाथ पर प्रसाद रखा। राजवीर जी ने वो प्रसाद खाकर फिर दोबारा पूछा, आप बताओ क्या हुआ है? सावित्री जी ने पूजा की थाली टेबल पर रखी और फिर सोफे पर राजवीर जी के पास बैठते हुए कहा, राजवीर जी मुझे आपसे अपने बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। तो राजवीर जी ने न्यूज़पेपर को खोलते हुए कहा, अब क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने? एपिसोड 116 रिया का प्लान। सावित्री जी ने चिढ़ते हुए कहा, आप हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि मेरे बेटे कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि मेरे दोनों बेटे की लाइफ अब पटरी पर आने लगी है। शिवी और शिवांश के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है और मुझे तो लगता है कि हीर और अंश की लाइफ में भी सब कुछ ठीक होने वाला है। राजवीर जी ने एक नज़र सावित्री जी की तरफ देखा और वापस अखबार में देखते हुए कहा,
शिवांश का तो फिर भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन इस अंश की आदतें मैं अच्छे से जानता हूँ। ये इतनी जल्दी लाइन पर नहीं आने वाला। इस बात पर सावित्री जी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, आप हमेशा अंश के बारे में ऐसा ही क्यों सोचते हैं? राजवीर जी ने अखबार बंद करके सामने टेबल पर रखा और फिर सावित्री जी से कहा, कल तुम्हारा यही लाडला बेटा मिस्टर कपड़िया के ऑफिस में जाकर उसे धमका के आया है। उनका कल ही मेरे पास फोन आया था और वो तुम्हारे बेटे की हरकतों का बखान मेरे सामने कर रहे थे। तो बताओ, मैं उनके बारे में ऐसे बातें क्यों ना करूं? पहले तो सावित्री जी राजवीर जी की बात पर हैरान थी, फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोली, देखिए, मैं आपसे आपके बेटे की फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ और आप है कि बिजनेस की बातें कर रहे हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है राजवीर जी। कहकर सावित्री जी ने पूजा की थाली उठाई और वहां से चली गई। राजवीर जी ने उन्हें जाते हुए देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, यही फर्क होता है सावित्री, तुम माँ हो ना, इसीलिए हमेशा दिल से सोचती हो, पर मैं इनका बाप हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ये बाहर क्या क्या करते फिरते हैं। कहकर राजवीर जी ने दोबारा अखबार पढ़ने लगे। रिया एक ठेले वाले के पास खड़ी हुई भेलपूरी खा रही थी। वो भेलपूरी के चटकारी लेते हुए बोली, वाह छोटन भैया, क्या भेलपूरी बनाते हो तुम, तुम्हारी चाट के तो क्या कहना है। फिर प्लेट आगे करते हुए बोली, थोड़ा तीखा और बढ़ाना इसमें। छोटन भैया, जो रिया की तारीफे के पुल में आसमान चढ़े जा रहे थे, खुश होते हुए रिया के प्लेट में तीखी चटनी डालते हुए बोले, अरे रिया दीदी, मेरे इतनी भी तारीफ मत कीजिए, मैं भला इतनी तारीफे के क्या लायक हूँ? तो रिया ने भेलपूरी खाते हुए कहा, अरे छोटन भैया, तुम्हें नहीं पता, मैं किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करती हूँ। अरे तुम तो हो तारीफ के लायक, मैं तो कहती हूँ तुम तारीफ के लिए ही पैदा हुए हो। वैसे मैं ना तुम्हारे लिए कुछ सोच रही थी। छोटन भैया ने अपने हाथ पोंछते हुए पूछा, क्या सोच रही थी दीदी? तो रिया ने प्लेट को साइड में रखा और छोटन भैया के कंधे पर एक हाथ रखते हुए बोली, सोचो छोटन भैया, अगर आपके इस ठेले वाली बिजनेस को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो? छोटन भैया ने कहा, अरे दीदी, क्या मजाक कर रही हो, भले इस ठेले की बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो रिया ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन बता सकता है? आप तो छोटन भैया भी रिया की बातों से इम्प्रेस होने लगे। वो हैरानी से बोले, सच में रिया दी, बाकी में मेरा भेलपूरी का बिजनेस और ज्यादा बढ़ सकता है? रिया ने छोटन भैया को वहीं पर रखे बेंच पर बिठाते हुए कहा, चलो यहाँ बैठकर बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बातें जल्दबाजी में नहीं किए जाती है। वैसे भी सुबह का वक्त था तो वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए छोटन भैया भी रिया के साथ ही वहाँ रखी बेंच पर बैठ गई। तो रिया ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, आप इसकी पहले मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए और आप मार्केटिंग की चिंता मत कीजिए, मैं खुद उसके मार्केटिंग करूंगी और अपने ऑफिस में भी सभी को यहाँ के बारे में बताऊंगी। आपको नहीं पता, मेरे ऑफिस में एक से एक चटरी लड़कियां हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें जाकर तुम्हारे ठेले के बारे में बताऊंगी, फिर देखो कैसे मक्खी की तरह तुम्हारे ठेले पर भिनभिनाती है। रिया की बात सुनकर तो छोटन भैया के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल नजर आने लगी। उसने तो सपने देखना भी शुरू कर दिया था कि वो अपने ठेले के पास खड़ा हुआ सभी को भेलपूरी की प्लेट बांट रहा है और उसका पूरा ठेला खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था। रिया ने खड़े होते हुए कहा, चलो छोटन भैया, अभी तो मैं चलती हूँ, मैं फिर आकर आपसे बात करूंगी। कहकर रिया जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी उसने कुछ सोचकर पलटकर छोटन भैया की तरफ देखा, जो अभी भी अपने सपने में ही गुम थे। रिया वापस उसके पास आई और उसके कंधे पर टैप करते हुए बोली, अरे छोटन भैया, आप बिजनेस की बात हो रही है तो क्यों ना एक डील हम दोनों भी कर ले? छोटन भैया अचानक ही अपने सपने के दुनिया से बाहर आए और खड़े होते हुए बोले, डील? कैसी डील रिया दीदी? ये डील बिल कुछ तो समझ नहीं आती है।
तो रिया ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आपके बिजनेस पार्टनर बन जाऊँ। और सच बताऊँ, अगर आप मुझे अपना पार्टनर बना लेंगे ना, तो आपके 1 से 10 ठेले होंगे, 10 से फिर 20 होंगे, 20 से फिर 50 होंगे, और धीरे धीरे कर हम इसकी चेन पूरे शहर में तो क्या, पूरे इंडिया में और फिर पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे। फिर देखो कैसे हम करोड़पति बन जाते हैं। छोटन भैया तो रिया की इस बात से फूले नहीं समाये और वो खुश होते हुए बोले, क्या सच में ऐसा हो सकता है रिया दीदी? तो रिया ने कहा, अरे सच में क्या, पक्का ऐसा होगा। बस जैसा मैं कह रही हूँ आप तो वैसा करते जाइए। पर हाँ, जब भी मैं आपके ठेले पर भेलपूरी खाने आऊंगी तो आप मुझे 50% डिस्काउंट भी देंगे। बोलिए डन? तो छोटन भैया ने भी रिया के हाथ पर टैप करते हुए कहा, अरे पक्का डन है जी, मैं तो आपको फ्री में भेलपूरी खिलाऊंगा। रिया ने छोटन भैया की बलाई लेते हुए कहा, अरे जीते रहो छोटन भैया, आप अब देखिए कैसे मैं आपके इस ठेले को फेमस करती हूँ। कहकर रिया जल्दी से जाकर अपने गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़ते हुए बोली, वैसे मेरा आइडिया अगर काम कर गया तो मुझे उस विराट सिंघानिया के ऑफिस में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। मेरा अपना खुद का बिजनेस होगा और मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि उसकी कंपनी को सबसे पहले टेक ओवर करूंगी और फिर उसे अपना असिस्टेंट रखूंगी। बड़ा आया मुझे परेशान करने वाला। कहते हुए रिया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवांश अपने केबिन में बैठा हुआ एक फाइल को गौर से देख रहा था कि तभी उसकी डोर पर किसी ने नॉक किया। शिवांश ने फाइल में ही देखते हुए कहा, कम इन। तभी उसका असिस्टेंट डोर ओपन कर अंदर आ गया। उसके पीछे ही एक और शख्स जिसकी उम्र करीब 50 के लगभग रही होगी, वो भी अंदर आया। असिस्टेंट ने अंदर आकर कहा, शिवांश सर, ये आपसे मिलना चाहते थे। शिवांश ने अपनी नजर उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो शख्स ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर खुराना, मैं हूँ डॉक्टर रहेजा। आपने ही कहा था ना मुझसे मिलने के लिए। शिवांश समझ गया कि यही डॉक्टर रहेजा है जिससे तानिया अपना मेंटल ट्रीटमेंट ले रही थी। शिवांश ने अपना असिस्टेंट से कहा, ठीक है तुम जाओ। उसका असिस्टेंट रूम से बाहर चला गया। शिवांश अपना चेयर से खड़ा हुआ और सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बैठिए मिस्टर रहेजा। कहकर वो खुद भी सोफे पर बैठ गया। मिस्टर रहेजा उसके सामने ही सोफे पर बैठा और उन्होंने सवालिया नजरों से शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? शिवांश कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, तानिया, मुझे तानिया माथुर के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तानिया का नाम सुनकर मिस्टर रहेजा के फेस एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब हो गए। फिर उन्होंने तुरंत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तानिया माथुर, उनके बारे में आपको क्या पूछना है? तो शिवांश ने कहा, वही जो तानिया माथुर पूरी दुनिया से छिपाती फिरती है, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो मिस्टर रहेजा ने कहा, देखिए मिस्टर शिवांश, ये सब बातें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। हम अपनी पेशेंट की कोई भी बात कभी भी बाहर रिवील नहीं करते हैं, तो मैं बिना उनकी परमिशन के उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में आपको क्यों बताऊं? तो शिवांश ने इस वक्त थोड़ा सा रिबेल रवैया अपनाते हुए कहा, आपके लिए यही बेहतर होगा मिस्टर रहेजा कि आप मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए, वरना सवालों के जवाब निकलवाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप भी नहीं चाहेंगे कि मुझे अपना दूसरा तरीका आजमाना पड़े। शिवांश इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से कह रहा था, लेकिन उसकी कही हर एक बात में मिस्टर रहेजा के लिए एक वार्निंग भी छुपी हुई थी, जिसे मिस्टर रहेजा अच्छे से समझ गए और वो जानते थे कि खुराना फैमिली के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता है। हो सकता है शिवांश गुस्से में जाकर उनका लाइसेंस को ही रद्द करवा दे। इसीलिए उसने शिवांश को सारी बात सच सच बताने का फैसला कर लिया और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, वो अपना मेंटल ट्रीटमेंट मेरे से ही ले रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात मिस्टर माथुर से भी छुपाई थी।
फिर धीरे धीरे कर उन्होंने तानिया की पूरी मेंटल कंडीशन के बारे में उसे बता दिया और ये भी बताया कि अगर वो मेडिसिन नहीं लेती है तो वो ये तो खुद को या तो फिर सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सब सुनकर शिवांश ने मिस्टर रहेजा से कहा, और उसकी ये कंडीशन कब से है? तो मिस्टर रहेजा ने कहा, पिछले 10 सालों से, लेकिन उसने इसकी ट्रीटमेंट लेना 7 साल पहले ही शुरू किया था। वो भी मिसेस माथुर उसे मेरे पास लेकर आई थी और उन्होंने ही मुझे कहा था उसकी इस कंडीशन के बारे में किसी को भी ना बताया जाए, या तक कि उसके हस्बैंड मिस्टर माथुर को भी नहीं। अब ऐसा क्यों था ये तो मुझे पता नहीं। वैसे हर बार वक्त के साथ उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि मिस्टर माथुर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वो मिस तानिया के डैड थे और उनसे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं था। क्योंकि कहते कहते मिस्टर रहेजा रुक गई। मिस्टर रहेजा की अधूरी बात को सुनकर शिवांश ने अपने भौरों सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि से आपका क्या मतलब है? क्या कुछ और भी है? तो मिस्टर रहेजा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी और अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अगर अपना दवाई वक्त पर नहीं लेती है